In the last video we covered the maps and places in news topic, and in this video we'll start with a fresh topic of social issues. Welcome to Diplomacy of UPSC. Let's get started. So the first article is National Medical Commission's guidelines and its criticism. National Medical Commission जो है, they have put a hold to the regulations that was making mandatory for the doctors to prescribe the generic drugs in place of the name of the brand of which the particular company makes the particular drug. उसकी जगह पर डॉक्टर्स को अब ये मैंडेटरी हो जा रहा था कि वो जेनरिक ड्रग्स का प्रिस्क्रिप्शन में अपने उनको मेंशन करें इंस्टेड ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम. ठीक है. It received a various of criticism by the Indian Medical Association as well as the Indian Pharmaceutical Alliance. इन सारे रीजंस की वजह से जो मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन है एनएमसी के द्वारा ये पास किया गया था, ये एनएमसी हैज पुट अ होल्ड टू इट. ठीक है. कंट्रीज एपेक्स ड्रग रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO हैज आल्सो क्वेश्चन द लैंग्वेज ऑफ द नोटिफिकेशन. सो जो एपेक्स कंट्रोलर है, ड्रग कंट्रोलर इन इंडिया, उन्होंने भी इस नोटिफिकेशन से लैंग्वेज क्वेश्चन किया है. दैट मीन्स देयर इज अ सीरियस इशू इन दिस. सो व्हाट वाज दैट? The participating body suggested that the guidelines kept in abeyance until the WHO good manufacturing practices are implemented. ठीक है. तो जो पार्टिसिपेटिंग बॉडीज हैं वो सजेस्ट किए थे कि गाइडलाइंस को सस्पेंड किया जाए until WHO का ये गाइडलाइंस है इनको इम्प्लीमेंट किया जा सके. The participants said that prescribing only generic drugs will prompt pharmacies to sell the generic drugs at higher profit margin, disinvestigizing the firms that will manufacture quality branded generics. ठीक है. तो ये क्रिटिसिजम्स है जो पार्टिसिपेंट्स है, जैसे कि आपका हो गया IPA, IMA, उन्होंने ये बोला दिया है कि अगर सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक ड्रग को अगर प्रमोशन मिलेगा, सिर्फ वही आपको प्रिस्क्राइब करना होगा, तो ये फार्मेसीज को प्रॉम्प्ट करेंगे कि वो जेनरिक ड्रग सेल करें एंड इवन एट अ हायर प्राइस. क्योंकि जेनरिक ड्रग्स का मतलब ये अभी के समय पे नॉर्मल है कि इट विल बी इन अ नॉमिनल रेट, जो कि मार्केट में आपका दूसरे ब्रांड का है उससे कम रेट पर आता है. बट इस रेगुलेशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये जो आपका जेनेरिक ड्रग्स है ये भी आपका कम रेट पे ही रहेगा. सो इवन द फार्मेसीज विल सेल द जेनरिक ड्रग्स एट हायर प्रॉफिट मार्जिन, और वो क्वालिटी ब्रांडेड जेनेरिक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर डिसइन्वेस्टिसाइज हो जाएंगे. दे विल नॉट फील मोटिवेटेड. ठीक है. सो व्हाट वाज द रेगुलेशन जो कि पास हुआ था, हम उसे देखते हैं. ऑन August 2nd, the NMC has published Medical Practitioner Professional Conduct Regulation 2023, और इसका एम था that it will reshape the prescription practices. Okay. It mandated that registered medicinal practitioners, मतलब जो भी डॉक्टर रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, to prescribe medications using generic and non-proprietary और फार्माकोलॉजिकल नेम्स. ठीक है. मतलब अगर आपको सेट्रिजिन नॉर्मल आपको एंटी एलर्जिक दवा है, उसका कुछ जो जेनरिक नाम होगा, डॉक्टर विल नाउ हैव टू प्रिस्क्राइब ओनली द जेनरिक नेम जो उसके कंपोजिशन का नाम है, नॉट ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड सच एज सिप्ला और मैनकाइंड. तो ये आपका बेसिक सिद्धांत था इस ड्रग मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन बिल ऑफ 2023. Okay. The guideline define a generic drug as a drug product that is comparable to the brand or reference listed product in the dosage form, strength, route of administration, quality and performance characteristics and intended use. तो ये जेनेरिक ड्रग का डेफिनेशन है कि ये ऐसा ड्रग प्रोडक्ट है जो कि कंपेरेबल है किसी एक ब्रांड और रेफरेंस के, जिसमें डोजेस का फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी और इंटेंडेड यूज सेम रहता है. इट सेज दैट जेनरिक ड्रग इज द वन विच कम्स ऑफ द पेटेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ड्रग कंपनीज एंड सोल्ड अंडर डिफरेंट कंपनीज ब्रांड नेम्स. लुक, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जेनरिक ड्रग व्हाट इज एग्जैक्टली इट इज. सो आप जानते हो कि एक होता है पेटेंट, दैट इफ एनीवन हैज डिराइव्ड कि उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है. ठीक है. उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने उस इन्वेंशन का या फिर जो भी डेवलपमेंट है उसका वो पेटेंट ले लेते हैं. ठीक है. वो पेटेंट इन जनरल 20 ईयर्स का होता है.
ओके, सो ये 20 ईयर्स बीतने के बाद अगर आप उस 20 ईयर्स के ही पीरियड में इफ यू आर यूजिंग दैट कंपोजिशन जिसके ऊपर पेटेंट है, यू विल हैव टू पे रॉयल्टी फीस जिनके पास ये पेटेंट होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पेटेंट पीरियड दैट इज अराउंड 20 ईयर्स फॉर सपोज, तो उस 20 ईयर्स के बाद कोई भी इंसान उस कंपोजिशन को लेकर के, उस इन्वेंशन को लेकर के खुद का जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करता है उसको जेनेरिक ड्रग्स बोलते हैं। दैट मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स उसके पेटेंट तो एक्सपायर हो गए, ना उस कंपोजिशन को यूज करके जो ड्रग मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय एनीवन, अब उनको रॉयल्टी फीस नहीं देनी है, उसको हम लोग जेनेरिक ड्रग बोलेंगे, ठीक है। द गाइडलाइन सेज इतना इतना इतना, हमेशा ये पढ़ना नहीं है। द गाइडलाइंस ऑल्सो टॉट अबाउट द प्यूनिटिव मेजर्स अगेंस्ट दोज हु आर वायलेटिंग, मतलब बहुत ही हार्श रूल था इस गाइडलाइन से थ्रू। दैट मीन्स आपको जो भी रजिस्टर्ड आपके प्रैक्टिशनर्स है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, उनको प्यूनिटिव मेजर्स भी दिया गया था, अगर वो वायलेट करेंगे दे विल बी चार्ज अगेंस्ट द ऑफेंस, ओके। Besides the instruction on the generic drugs, the NMC guidelines included directives on the issues ranging from continued medical education, uses of social media platform, maintaining a dynamic register of doctors, ठीक है। सो ये आपका जो ये generic drugs का नोटिफिकेशन था, इसके अलावा भी कुछ और गाइडलाइंस है, वो है कि डायरेक्टिव्स ऑन द इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन, उनके लिए भी कुछ डायरेक्टिव दिया हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके लिए भी कुछ डायरेक्टिव्स था। एंड ऑल्सो मेंटेनिंग अ डायनेमिक रजिस्टर ऑफ डॉक्टर्स, ये सारे कुछ डायरेक्टिव्स थे। इट ऑल्सो बार्ड द डॉक्टर फ्रॉम अटेंडिंग द events that were sponsored by the pharmaceuticals company, means any event that has been sponsored by the pharmaceutical companies, doctors should not attend this, and it was mandatory. You can see it, the letter is barred. However, the NMC guidelines have not gone well with the Indian Medical Association. That is why, due to criticism, the NMC had decided to put a hold on these guidelines. So what were the issues that was been raised by the Indian Medical Association? Let us see. The IMA issued a statement in response to the regulation introduced by the NMC. The IMA says that biggest impediment to generic drugs is uncertainty about the quality, that whether the generic drugs is of compatible quality or not. That is the primary and the most important question, and this concern has been raised by the IMA. Are you clear? कि उसका quality कैसा होगा? No one is sure about it. The statement says that less than 0.1% of the drugs manufactured in India are tested for quality and patient care, and our safety are not negotiable. So this statement आप इसे आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हो कि less than 0.1% ही जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर होती है इंडिया में उसका क्वालिटी टेस्टिंग किया जाता है, ओके। The IMA said that the steps should be deferred till the government can assure the quality of all the drugs released into the market. अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व करती है that should check the quality of drugs that are put into the market or thrown into the market or manufactured in India, उन सारे कंडीशन में फिर ये जो जेनेरिक ड्रग का कंपल्सरी प्रिस्क्रिप्शन में उसका नाम मेंशन करने का है, उस स्टेप को तभी इंक्लूड किया जा सकता है। The IMA have been demanding for the launch that only good quality drugs should be made available in the market and prices should be uniform and affordable. It urges the government to have one drug, one quality and one price. जैसे अभी बहुत सारा न्यूज में चल रहा है कि one nation, one election. So जो आपका 19th से जो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होने वाला है, स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें ये तरह का अजम्पशन है डैट वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट को फॉर्मलाइज किया जाए, इसके लिए बिल लाया जाए। सो द IMA इज ऑल्सो अर्जिंग द गवर्नमेंट कि आप वन ड्रग, वन क्वालिटी एंड वन प्राइस का भी कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करिए इन भारत, वेयर बाय ऑल द ब्रांड्स शुड ईदर बी सोल्ड at the same price or banned and only generic allowed by ensuring the highest quality of these drugs.
ये सारा डिमांड है, स्टेटमेंट है ऑफ द IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। IMA हम लोगों ने पढ़ लिया, वो ड्रग्स क्या था, जिसके लिए ये मेडिकल जो आपका गाइडलाइंस निकाला गया वो क्या था, हमने उसको पढ़ लिया, क्रिटिसिज्म्स पढ़ लिया। नाउ हम NMC को देखते हैं जिन्होंने वो गाइडलाइंस को रिलीज किया था। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशंस एक्ट ऑफ 2019। The NMC replaced the erstwhile Medical Council of India, which was established in 1934. Not important. Objective क्या है इसका? To improve the access to quality, affordable medical education, ensure the availability of drugs and highest quality of medical professionals in all parts of the country. ठीक है. Promote करना है equitable and universal health care को, that would encourage the community health and make services of the medical professional accessible to all the citizens। मतलब आपका जो मेडिकल सर्विसेज है वो इजी हो, अफोर्डेबल हो, और जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो स्प्रेड आउट हो सके पूरे कंट्री में, ताकि जो रीच है पेशेंट्स का, सिटीजन्स का टुवर्ड्स द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उनके तरफ बढ़ सके। encourage the medical professional to adopt latest medicine research in their work and to contribute to the research। ठीक है। objectively assess the medical institution periodically in a transparent manner, ताकि उनका जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का फंक्शनिंग है वो सारा बेहतर स्ट्रीमलाइन हो सके, कुछ भी करप्शन का इश्यूज ना आए, क्वालिटी का इश्यूज ना आए, ट्रांसपेरेंसी हो सके। ये भी उनका NMC का वर्क है या फिर ऑब्जेक्टिव्स है। Also to maintain a medical register of India, enforce a high ethical standard in all aspects of the medical services, जैसे कि ethical standards, जैसे कि आपका ऑर्गन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, और इसका जो मेजर कारण है ये विदाउट सिंडिकेट नहीं हो सकता। इसमें जो सबसे बड़ा सिंडिकेट का नेटवर्क है वो होता है डॉक्टर्स का एज वेल एज मेडिकल अदर प्रैक्टिशनर्स। मतलब सारे ऐसे नहीं होते, बट कुछ सर्टेन सेक्शन ऑफ डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर वो इंगेज कर लेते हैं ये स्मगलर्स के साथ, एंड देन दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्मगलिंग ऑफ ऑर्गन्स। तो यहाँ पर एक एथिकल इश्यूज भी आ जाता है, ऑल द वेरियस इश्यूज है, क्राइम भी है ये, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी इन्फोर्स करना। हैव एन इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्यूसल मैकेनिज्म, ठीक है, ताकि जो भी सिटीजन्स का ग्रीवांसेज है उनको एड्रेस किया जा सके। और एक टर्म आता है मेडिकल टूरिज्म, ऑल्दो हम इसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपने आयुष में, ठीक है, तो इसमें आपका एलोपैथी में ये यूज नहीं होता है, बट फिर भी हम मेडिकल टूरिज्म को, मेडिकल सेक्शन में जो टूरिज्म होता है उसको अगर बढ़ावा दे सकते हैं, सो इट विल बी पोटेंशियली इंक्रीज द GDP ऑफ द कंट्री। सो अगर आपको कहीं पर अगर आंसर में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर लिखना है, सो यू कैन ऐड द लाइन ऑफ मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे जाते हैं, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। सो दिस फ्रेमवर्क was released by the Union Ministry of Education। Absolutely curriculum framework है तो एजुकेशन से मिनिस्ट्री रिलीज करेगी। The draft proposal were released for the public feedback in April 2023। फाइनल रिवाइज वर्जन रिलीज हुआ है, उसमें क्या आपके पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। दैट इज टीचिंग इन 3 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 2 इंडियन लैंग्वेजेस इन क्लास 9th and 10th एंड 2 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 1 इंडियन लैंग्वेजेस इन क्लास 11 to 12, ठीक है। सो ये जो आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसका फाइनल वर्जन में ये मैंडेट किया गया है कि अब से जो भी क्लास 9th और 10th में लैंग्वेज से सब्जेक्ट रहेंगे उसमें 3 लैंग्वेज से सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें कि 2 आपका इंडियन लैंग्वेज होगा, फॉर सपोज हिंदी एंड संस्कृत। फॉर एनी स्टूडेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो हिंदी और संस्कृत को चूज करते हैं, तो आप तेलुगु, तमिल, मलयालम या किसी को भी चूज कर सकते हो जो कि आपका भारतीय भाषा है। एंड उनके अलावा आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश। सो इन क्लास 9th and 10th इट इज मैंडेटरी टू चूज दी 3 लैंग्वेज, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। बट क्लास 11th और 12th में जब बर्डन जो है बढ़ जाता है तो उसमें 2 लैंग्वेज फिनोमेना को इंक्लूड किया गया है, जिसमें एक आपका इंडियन लैंग्वेज होगा और सेकेंड आपका फॉरेन लैंग्वेज होगा। फॉर एग्जाम्पल आप
तेलुगु और इंग्लिश ले सकते हो, तमिल और इंग्लिश ले सकते हो, या फिर फ्रेंच ले सकते हो, रशियन ले सकते हो, ऊपर में हिंदी संस्कृत कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो रिलीज हुआ था, इट एम्स टू डिवाइस 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अ comprehensive strategy has been worked out jointly by the Ministry of Education and NCERT, ठीक है। The National Steering Committee under the chairmanship of former ISRO chief K. Kasturi Rangan was set up by the Ministry of Education to undertake and develop the NCF. So आप ये नाम याद रखना, के कस्तूरी रंगन, इनके अंडर में जो कमेटी है, अगर आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है दैट फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी नंदन के अंडर में एक कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन दिया जाएगा। इफ यू डू नॉट नो कि ये एजुकेशन का कमेटी है तो आप नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको मार्क करोगे ही नहीं। जस्ट बाय सीइंग द फॉर्मर इसरो चीफ का नाम यू विल रियलाइज कि ये कोई साइंटिफिक और स्पेस रिसर्च में होगा, ठीक है। सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। 4 NCF are shown figures beside. What are they? Let us see. The NCF aims to bring about a paradigm shift to education with focus on holistic development of children and emphasis on skilling, vital role of teachers, learning in the mother tongue, cultural rootedness, ठीक है। So the NCF का aim क्या है? The aim is to bring a paradigm shift. पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है कि एक आपका परमानेंट बोल सकते हैं कि एक परमानेंट आपका रिजल्ट को प्रोड्यूस करना। सो पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम वन थिंग टू अदर इन एजुकेशन विथ फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके चिल्ड्रन का, जिसमें एम्फेसिस दिया जाएगा स्किलिंग पे, टीचर्स के ऊपर वाइटल रोल रहेगा, ऑल्सो लर्निंग इन द मदर टंग, दैट मीन्स अ चाइल्ड इज born इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो उनके मदर टंग जनरली तमिल होगा, तो तमिल में ही एजुकेशन हो। सिमिलरली अगर कोई नदर्न इंडिया के स्टेट में है तो उनका उन बच्चों का स्टडी हिंदी में हो, या फिर अगर पंजाब में है तो पंजाबी में हो, ठीक है। तो मदर टंग में सीखने का ये है कि आपका जो फाउंडेशनल बेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आज के समय पर भी आप देख लो कि जितने भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जैसे आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना, स्पेन, इटली, जापान और एनी सच थिंग, सभी लोग अपने लैंग्वेज पे ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। द फ्रेंच पीपल फील प्राउड टू स्पीक फ्रेंच, जर्मनी सिमिलरली जर्मन, चाइना में मैंडरिन, स्पेन में स्पेनिश, ओके, सिमिलरली वो प्राउड फील करते हैं। बट इंडिया में अनफॉर्चुनेटली द कंडीशन इज सच कि इफ समवन इज स्पीकिंग इन फ्लुएंट इंग्लिश he is considered to be a intellectual, whereas if a person is speaking in fluent Hindi, he is considered to be a backward, है ना। तो ऐसा एक परसेप्शन है जो कि बहुत ही बुरा है। आपका मदर टंग में जो है आप अगर बोल रहे हो, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अ बैकवर्डनेस, ठीक है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए लर्निंग इन मदर टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज रियलाइजिंग द कल्चरल रूटेडनेस। वी आर नॉट अ कंट्री जो सिर्फ 75 साल हुए हैं इसको आज़ाद हुए हुए। यस एब्सोल्युटली 800 ईयर्स की जो गुलामी हमने सही है, द कंट्री भारत जिसने 800 सालों की गुलामी सही है, उसको 75 ईयर्स हुए हैं इंडिपेंडेंट हुए हुए सिंस 1947, बट वी आर नॉट अ कंट्री हु इज 75 ईयर्स ओल्ड। वी आर अ सिविलाइजेशन दैट इज मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए उस पर ना जाते हुए लेट्स प्रोसीड फर्दर। द एनसीएफ हैज़ बीन रिवाइज्ड 4 टाइम्स इन द पास्ट। 75 में हुआ, 88 में रिवाइज किया गया, 2000 में, 2005 में। इफ इम्प्लीमेंटेड द सजेस्टेड मॉडिफिकेशन वुड बी द 5th वन, ठीक है। तो ये अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये 5वां ऐसा सजेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा। It's important to note that NEP 2020 and the NCF are based on the education policy are not binding on this. Absolutely, अगर ये concurrent list का part है तो NEP कभी आपका बाइंडिंग नहीं होगा। NEP would always be optional और voluntary, ठीक है। वॉलेंटरी मतलब
अगर आपका एक स्टेट चाहे तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक एनडीए की सरकार है अगर वहाँ पर आपके सेंटर में, तो एनडीए की सरकार जिस जिस स्टेट में होगी बोले इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा तो हमें हमेशा से दिखा है। तो यूपी विल इम्प्लीमेंट, एमपी विल इम्प्लीमेंट, गुजरात विल इम्प्लीमेंट, बट विल बंगाल इम्प्लीमेंट? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये वॉलेंटरी बेसिस पे है, ठीक है। तो व्हाट आर दी 4 एनसीएफ? तो 4 जो एनसीएफ निकले हैं, तो सबसे पहला तो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। सेकंड इज ऑन द स्कूल एजुकेशन, थर्ड इज ऑन द टीचर्स एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स एजुकेशन, है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल हैं, द टीचर्स इन द गवर्नमेंट स्कूल टेंड टू नॉट नो द फैक्ट्स बेटर। तो वो जब खुद नहीं जानेंगे, दे आर नॉट प्रॉपरली लिटरेट, हाउ वुड दे टीच द स्टूडेंट? और वहाँ से स्टूडेंट निकल कर क्या मार्केट कॉम्पिटिटिव बनेंगे और नॉट? द आंसर इज नो। तो इसलिए टीचर्स एजुकेशन पे फोकस इज द अटमोस्ट नेसेसरी थिंग, जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए। ऑल्सो ऑन द एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। द प्री ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इट कवर्स द फ्रेमवर्क फॉर द एज ग्रुप ऑफ इतना 3 से 18 साल की उम्र तक। A key factor of the document is the inclusion of values and its rootedness in India, content and learning of languages, pedagogical approaches including the tools, resources and psychological, philosophical basis. It advocated teaching in the 3 language. For class 6, 7 and 8, 2 language for 9 and 10, that is R1 and R2. No guidelines has been provided for class 11th and 12. ठीक है, R1 को मदर टंग बोला गया है, एंड R2 को एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, एंड R3 इज एनी अदर लैंग्वेज दैट इज इंट R1 और R2। अब इसे हम समझते हैं व्हाट इज इट। तो ये जो आपका है प्री ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन, इट सेज दैट टीचिंग जो होना चाहिए वो 3 लैंग्वेजेस में होना चाहिए, दैट शुड बी इन R1, R2 एंड R3 फॉर द क्लासेस 6, 7 एंड 8। तो 6, 7 एंड 8 के लिए R1, R2 एंड R3, ओके। 9th और 10th के लिए R1 एंड R2, क्लियर। R1 जो होगा, R1 विल बी द मदर लैंग्वेज, R1 इज इक्वल्स टू मदर लैंग्वेज, R2 will be the foreign language, and R3 will be any other language, any language other than R1 and R2, ठीक है। these are the 3 condition। और क्लास 11th और 12th के लिए लैंग्वेज इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस, क्लियर। The document leans towards making the student acquainted with true sources of knowledge, which have been a philosophical preoccupation of the ancient Indians. The sources focuses on the 6 brahmanas। वो क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले है शब्द, ठीक है। पहले ये इस स्टेटमेंट को समझते हैं क्या। द डॉक्यूमेंट्स लीड्स टुवर्ड मेकिंग स्टूडेंट एक्वेंटेड विद द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद दैट सोर्स ऑफ नॉलेज, जिसमें उनको जो नॉलेज मिले वो ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज हो, विच हैव बीन अ फिलोसफिकल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ द एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। वी नो दैट इंडियन सिविलाइजेशन वॉज अ वेरी रिच सिविलाइजेशन। हम एंशियंट इंडिया में अराउंड वी वेयर दी कंट्रीब्यूटर्स टू अराउंड 30 to 40% ऑफ द वर्ल्ड GDP। इंडिया पास सोने की चिड़िया, बट अनफॉर्चुनेटली दैट पीरियड डिक्रीज्ड, अटैक्स हुए, बर्थ ऑफ अदर रिलीजन्स हुआ, उसके बाद फर्दर अटैक्स हुए, लास्ट 800 ईयर्स का हमने गुलामी सहा, फिर फाइनली 1947 में हम लोगों ने आज़ादी पाया, ठीक है। दिस वाज द कंडीशन। उसकी वजह से जो हमारा एंशियंट इंडियन वैल्यूज़ है वो लूज हुआ, ठीक है। सो आप देखो तो कितने सारे रिच बुक्स ऑथर किए गए इंडिया में। अर्थशास्त्र हम इसके बारे में जानते हैं, दैट वाज ऑथर्ड बाय कौटिल्य, दैट इज चाणक्य, ठीक है। नालंदा की लाइब्रेरी जो थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, उसमें इतनी किताबें थी दैट इट टुक 3 months to completely burn, and it was burned by Baltiyar Khilji। And the irony is that the person who burned the Nalanda, we have a particular city in Bihar known as Bakhtiarpur, so that's the irony in India, ठीक है।
सो ये है कि अपना एंशंट इंडियन जो रूटेडनेस है इसको पहचानना, और ये सोर्स फोकस करता है 6 प्रामनास पे. व्हाट आर द 6 प्रामनास? शब्द, प्रत्याक्षा, अनुमना, उपामना, अर्थपट्टी एंड अनुपलब्धि. What is Shabd? Something an individual can only directly know or factually in all reality. ठीक है. प्रत्यक्ष, परसेप्शन थ्रू 5 सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस है उससे थ्रू परसेप्शन. अनुमना, यूजिंग इन्फ्रेंसेस टू कम टू न्यू कंक्लूजन. ओके. उपामना, नोइंग थ्रू एनालॉजी एंड कंपैरिजन, इनके थ्रू यूज करके हम किसी भी नॉलेज को गेन करते हैं. अर्थपट्टी, नोइंग थ्रू सर्कमस्टेंशियल इम्प्लीकेशन. अनुपला अनुपलब्धि, परसेप्शन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस. क्लियर? चलिए, मॉरल डेवलपमेंट. द पंचकोश विकास और द फाइव फोल्ड डेवलपमेंट. द कंसेप्ट इज द एंशिएंट इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी माइंड लिंकेज इन द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो. आई विल मार्क दिस एज AW. ठीक है, क्योंकि आप देखो पंचकोश विकास ये हमारी गवर्नमेंट बोल रही है थ्रू दिस करिकुलम फ्रेमवर्क कि पंचकोश विकास शुड बी द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. पंचकोश विकास मीन्स 5 फोल्ड डेवलपमेंट, जिसमें कि माइंड बॉडी लिंकेजेस तो है उसका इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड किया जाएगा. तो मिला करके जितने भी हमें एंशिएंट विरासत है उसको यूज करके हमें अपने लाइफ को और बेटर बनाना है. ठीक है, तो पंचकोश विकास जिसमें ये लिंक किया जाता है बॉडी माइंड को और उसके इंपॉर्टेंस को समझा जाता है, दैट इज पंचकोश विकास और 5 फोल्ड डेवलपमेंट. यू कैन यूज दिस टर्म इन आंसर राइटिंग. फॉर grade 10 certification, student will have to take 2 essential courses from humanities, maths, computing, vocational education, physical education, arts education, social science, science interdisciplinary areas. तो 2 एसेंशियल सब्जेक्ट्स यूज लेने होंगे फॉर क्लास 10th सर्टिफिकेशन, और ये सारे लिस्ट दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट टू रिमेंबर द लिस्ट यू कैन, बट आप इसका बस एक ओवरव्यू रखो. ग्रेड 11th एंड ग्रेड 12th के लिए क्या है कि वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो चॉइस बेस्ड कोर्सेज को ले सकते हैं इन द सेम डिसिप्लिन फॉर मोर रिगरस इन इंगेजमेंट. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स को मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा. इट विल बी ऑफर्ड एज अपोज टू अ सिंगल एग्जाम, है ना. जैसे अभी 10th में और 12th में देयर यूज टू बी अ सिंगल बोर्ड एग्जाम फॉर बोथ दिस क्लासेस. तो वहाँ पर मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम होगा, मतलब कि यू विल हैव टू गिव 2 एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ 1. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ईच एग्जाम. फॉर एग्जाम्पल आप 6 मंथ फॉर एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो. फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स पे 2 एग्जाम को कंडक्ट किया गया. यू गॉट 50% इन दिस एंड यू गॉट 90% इन दिस. ठीक है, सो नाउ इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव होगा उसको 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 70%. सो रफली इस तरह से आपका कैलकुलेशन होगा बाय दिस मॉड्यूलर बेस्ड एग्जामिनेशन का फ्रेमवर्क. इमीडिएट ट्रांजिशन फ्रॉम एनुअल सेमेस्टर इन क्लास 12. ठीक है, सो व्हाट इज द फाइनल वर्जन ऑफ NCF SE? होल्डिंग द क्लास 12 बोर्ड एग्जाम ट्वाइस इन अ ईयर. और इसका बेनिफिट क्या है? दैट इट विल इंश्योर दैट स्टूडेंट हैव इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म वेल. क्लियर? अदर इफ देर इज 2 बोर्ड एग्जाम्स इन अ ईयर, जो बर्डन है, जो प्रेशर है, इट विल सर्टेनली गेट रिड्यूस्ड, बिकॉज फॉर अ सिंगल पीरियड ऑफ टाइम बच्चे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, बोर्ड एग्जाम आ रहा है. नाउ दे नो दैट it will be conducted twice in a year, so the fear will get distributed. Student can appear on a board exam in subjects they have completed and feel ready for. तो जैसे जैसे वो कंप्लीट करेंगे उस हिसाब से वो अपीयर होंगे. दैट इज द प्रपोजल. दे विल बी ऑल्सो अलाउड टू रिटेन द बेस्ट स्कोर. क्लियर? मैंडेटरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट. सो फार स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 studied 5 mandatory subjects with an option of adding 1 subject. This was the present day condition. Now what is the new condition? Now the number of mandatory subjects from class 9th for class 9th and 10th is 7 and 6 for class 11th and 12th. That is class 9th और 10th के लिए जो mandatory subjects हैं that will be 7 and class 11th and 12th के लिए
that would be 6. This is the complete framework. अभी क्या है 5 + 1, यहाँ पर हो जा रहा है 7 + 1 6 + 1. So this is the new framework. Optional subjects have been grouped in 3 parts. First vocational group, second group and third group इसमें अलग अलग हैं. You can see it. जैसे फर्स्ट में आर्ट एजुकेशन है, फिजिकल है, vocational education. The second group includes the social science, humanities and interdisciplinary areas. Third groups include the science subjects, the mathematics and the computation thinking. Clear? ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का ग्रुप है. Emphasis on the Indian language. It mandates the compulsory instruction of the 3 language, refers to as R1, R2 and R3 up to class 10th, and 2 languages must be native to India. We have studied this before. Class 11th or 12th में you'll have to study 2 languages formula, R1 and R2. The final NCF makes the study of Indian language imperative across the schools and board, contrary to the optional nature of this subject at present. You know, आज से समय पे क्या होता है that studying the Indian languages is optional for in many of the boards across India. ठीक है, कंपलसरी इंग्लिश होता है. आज समय पे बहुत सारे बोर्ड्स में कंपलसरी लैंग्वेज इज इंग्लिश. एंड इफ़ यू आर इन द हिंदी बेल्ट तो आपको हिंदी हो सकता है ऑप्शन मिले, या आपको संस्कृत ऑप्शन मिले, और कोई भी सदर्न इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं वो तो आपको मिलती ही नहीं है पढ़ने के लिए. दैट इफ़ यू वांट टू स्टडी तमिल और तेलुगु यू विल नॉट गेट द सब्जेक्ट इन द क्लास. सो दिस आर द रिस्ट्रिक्शंस. इस नए करिकुलम फ्रेमवर्क से क्या हो रहा है that the final NCF will make the study of Indian languages imperative. That means up to class 10th आपको 3 लैंग्वेज पढ़ने हैं जिसमें 2 आपका इंडियन लैंग्वेजेस. तो एक तो आप मदर टंग पढ़ सकते हो, और सेकंड आप कोई भी और इंडियन लैंग्वेजेस पढ़ सकते हो. फॉर एग्जांपल मैं हिंदी और तेलुगु पढ़ सकता हूँ. सो ये आपका इंडियनाइजेशन और भारतीयता ऑफ इंडियंस, ठीक है, इसको लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. क्लियर? It offers flexibility. It offers students the freedom to pursue a mix of science and humanities to reduce the rigid boundary separation arts, commerce and science in class 11th and 12th across the school boards. Clear? आज समय पे होता क्या है कि once you cross the class 10th का mark, you'll have to select either science, either commerce or arts, that is humanities. So there is a rigid separation जिसमें कि आप if you are going into the technical field you have no relation with the humanities field. Now this curriculum framework or the NEP 2020 offers flexibility that a student can choose a mix of science and humanities subject. ठीक है. It also gives freedom to all boards to change to semester or term based system in class 12th और इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो ये भी एक फ्रीडम सारे जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनको ऑफर किया जा रहा है. फॉर क्लास 6 to 8 द NCF स्टेट दैट 20% कंटेंट वुड बी फॉर फ्रॉम द लोकल लेवल ऑफ साइंस सोशल साइंस करिकुलम, 30% होगा आपका रीजनल लेवल पे, 30% वुड बी फ्रॉम द नेशनल लेवल एंड 20% फ्रॉम द ग्लोबल. आई डोंट थिंक कि आपको इतना डिटेल में पढ़ना चाहिए और याद भी रहेगा. सो दिस इज इट अबाउट द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. आपका ये कंटेंट यहीं तक था. नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लियर प्रोटोकॉल फॉर बेबीज इन इंडिया. क्लियर? चलिए चलते हैं. सो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कि एक नर्स है ब्रिटेन में, ल्यूसी लेडबी, उनको अभी लाइफ सेंटेंस दिया गया एंड शी वॉज अक्यूज्ड कि वो जो बेबीज थे वो चाइल्ड किलर थी. ठीक है, जो भी न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको वो जानबूझकर शी यूज्ड टू किल देम बाय इंजेक्टिंग फोर्स फेड मिल्क और पॉइजन दैट वाज इंसर्टेड इनटू द इंसुलिन, और उनसे वो बच्चों को मारती थी. शी वाज अल्टीमेटली अक्यूज्ड, शी वाज कन्विक्टेड और उसको फिर लाइफ सेंटेंस दिया गया आपके ब्रिटेन में. सो दिस इज द कंडीशन. उसी की वजह से ये आर्टिकल आया है क्लियर प्रोटोकॉल बेबी इन इंडिया. ठीक है. So how is the neonatal safety maintained in India? A newborn infant or a neonate. So they remember the name, the other newborn infant है. So the technical term is neonate. Clear? Is a child under 28 days of age. मतलब जब भी child का birth होता है from the day of birth
to 28 days. That child is called a neonate. Clear? During the first 28 days, the risk is highest of dying. क्लियरली, क्योंकि इस समय बच्चे का जो बेबी का बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है. In India, there is no exclusive rule for the neonatal care, safety, protection against the external harm in Indian hospital. However, there are provisions and checks against the issues such as inadvertent mix-up of babies at the time of birth and abduction. तो कोई भी clear cut rule नहीं है, but there are provisions of checks and balances against the inadvertent mix of babies at birth and abduction. ठीक है. So patient safety provisions तो देख लेते. Let me zoom. Now I think it's visible. So what are the patient safety provisions in India? Patient safety is a fundamental element of the public health care. Absolutely. As per the Union Health Ministry document titled National Patient Safety Implementation Framework of 2018 to 25, patient safety को define किया गया है as a freedom for a patient from unnecessary harm or a potential harm associated with the provision of health care. So that is about the patient का safety. अगर आपको कहीं आंसर राइटिंग में यूज करना, यू कैन यूज दिस टर्म और याद रहा तब. Patient in India has been protected against the multiple layer of law that are largely fragmented. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. The first idea of patient itself is entwined in the Hippocratic Oath itself. Additionally, Consumer Protection Act of 2019 deals with the medical negligence and deficiency of services. So, Consumer Protection Act that deals with the protection of the consumer rights also deals with the medical negligence and deficiency of services. Clear? Legal rights of the patients are set out in the Clinical Establishment Act of 2010. The National Pharmaceutical Pricing Authority (NAPPA) and the Drug Controller General of India (DGCI) have mechanism to see the patient rights in terms of medication and devices are protected that they are not overcharged over the things of other. So ये आपका जो है इंडिया में कोई भी क्लियर कट रूल नहीं है. दे ऑल इज फ्रेगमेंटेड हेयर, बट जो भी है यही हमें इससे पढ़ना था, पढ़ लिया. सो व्हाट आर द इश्यूज विद द नियोनेटल फेज? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि जब भी बेबी इज इन द स्टेज ऑफ अ इन्फेंट, उस समय उनका डेथ होने का रेट क्या है. ठीक है. WHO data shows that in 2019, 47% of all under 5 deaths occurred in the newborn period, with about 1/3 dying in the day of birth and close to 3/4 of dying in the first week of life. क्या है, अब हम इसे समझते हैं. WHO का डेटा 2019 में कहा कि जो भी 5 साल से कम डेथ होती है, ठीक है, उसमें जो 47% ऑफ डेथ है, that is in the neonatal period. That is 28 days. ठीक है. तो 5 years से कम के जो बच्चे होते हैं, उनकी जो डेथ होती है, उसके परसेंटेज में अगर हम 47% को काउंट करें, सो डैट 47% ऑफ बेबीज डाइंग बिलो द एज ऑफ 5 years वो नियोनेटल स्टेज में ही है. मतलब 28 दिन के अंदर में ही बच्चों की मौत हो जाता है. ठीक है. आउट ऑफ दिस 47%, 1/3 दैट इज 33% जो है, वो जिस दिन बच्चे का बॉर्न होता है, वो डेट ऑफ बर्थ के दिन पर ही उनका डेथ हो जाता है. दैट मीन्स 33% ऑफ 47% ऑफ लेट्स से 100. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला, जिसमें कि 3/4 आर डाइंग इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ. मतलब उसमें से भी 1/3 जो है, सॉरी 3/4 जो है, 3/4 डाइंग ना, हाँ 3/4 जो है ये आपके डाई हो रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में. सो दिस इज द कंप्लीट डेटा. हमें इतना डिटेल में याद नहीं रखना, बट एज सच याद रखना, क्योंकि आंसर राइटिंग में कोट करने का इसको ज़रूरत हमें पड़ सकता है. क्लियर? If you have any doubt regarding any subject, you can definitely ask me in the comment section. Or I'm thinking कि we should open a group in Telegram.
चैनल तो है जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाता है, यू गेट द लिंक ऑफ द लेक्चर्स। ऑल्सो देयर शुड बी अ ग्रुप एसोसिएटेड विथ इट, जिसमें कि you guys can participate in the debates and discussion over there, and if anyone is having any doubt you can ask there. I'll also be active on that group, and people can randomly answer to each and everyone's doubt. अगर आपको पता है तो आप आंसर कर दो, किसी और का पता है, they'll answer that person doubt. So I'm thinking to open that, but let's see. फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं. The infant mortality rate in India is 2.26.6 death per 1000 live births. That is, मान लीजिए 1000 बच्चे अगर जन्म हो रहे हैं तो उसमें से अराउंड 27 बच्चे ना मौत हो जा रहा है. दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन 2023. ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी 2022 से कंपैरिजन में देयर हैज़ बीन अ डिक्रीज ऑफ 3.89%, क्योंकि आपका 2022 में यही था आपका 27.6%, अभी ये 26.6 है, तो डायरेक्टली 1% का वो है. अगर आप इसको 1000 से कंपैरिजन में करोगे दैट इज 3.89%. क्लियर? Children who die in the first 28 days suffer from the condition and disease associated with the lack of quality care, skilled care, treatment immediately after the birth. Clear? तो जो भी बच्चे 28 दिन के अंदर में डाई करते हैं, मेजर इशू मेजर रीजन जो ही उनके मौत में कारण होता है इज द लैक ऑफ क्वालिटी केयर. इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर सर्विसेज इज नॉट दैट मच अप टू द मार्क, दैट मच या बहुत ही ज़्यादा खराब है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर लूटिंग द पीपल एंड द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विस. आप भी न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि आफ्टर द डेथ किसी बच्चे को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है. जस्ट फॉर द ट्रैवल ऑफ अराउंड 10 किलोमीटर द एम्बुलेंस पर्सन इज आस्किंग 10,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़. इस तरह की चीज़ें आती हैं. जब कैंसर के मरीज़ हैं, डेट टू इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, उनको बेड नहीं मिल पा रहा है, डिलीवरीज आपकी रोड पे हो रही हैं. तो इन तरह के बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आते हैं इंडिया में, और इट नीड्स अटमोस्ट अटेंशन, बिकॉज जब आपका लाइफ ही सिक्योर नहीं है, how would you contribute in the development of the country? There is a quote that when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. तो कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो वो हम एथिक्स में डिस्कस करेंगे. बट हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपका हेल्थ ही नहीं रहेगा, इफ देर इज अ वेरी हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या फिर आपके कैंसर से जो स्तंभ होते हैं उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है, देर इज़ नो क्योर टू एड्स, आपके प्रॉपर डिलीवरीज जो बेबीज की होती है उनके लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ है. सो इट रेजेस क्वेश्चन कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना. सो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है इस चीज़ को. एंड नाउ आप जब ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, इट शुड बी अ प्राइमरी मोटिव कि आप एजुकेशन, हेल्थ केयर, करप्शन को ख़त्म करना, ये सब जो प्राइमरी इश्यूज हैं जिससे कि सिटीजन्स डेली डील करते हैं, उन सभी को दूर करने में, इश्यूज को हटाने में यू शुड कंट्रीब्यूट. और द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फोकस कि वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथली इम्प्रूव करे. ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स. आप भी अगर सोशल जस्टिस में पढ़ोगे, जिसमें सबसे जो मुझे सबसे बेटर लगता है फॉर द पुअर पीपल इज़ द आयुष्मान भारत 5 लाख का. ऑल्दो उसमें भी कुछ करप्शंस के अभी केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, एज सच प्रूफ नहीं हुए, बट दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप. राजस्थान में भी बहुत अच्छा आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बट वो सारे रेप्लिकेट्स होने चाहिए हर एक स्टेट में, एंड ऑल्सो ऑन द कंट्री बेसिस. तो ये सारी चीज़ें हैं. प्री टर्म बर्थ. प्री टर्म बर्थ क्या होता है कि बच्चे, दैट बेबी इज बॉर्न अर्ली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है, that 37 weeks of pregnancy is considered to be the healthiest pregnancy. ठीक है. So those baby who are born before the 37 weeks of pregnancy those births are called preterm birth. Intrapartum related complications, birth asphyxia or lack of breathing,
बर्थ एस्फाइजिया इज लैक ऑफ ब्रीदिंग, अगर आपको टर्म याद रहे यू कैन कोट इट एंड आंसर राइटिंग. Infections, birth defects are called the neonatal death, that is death of life before infant, that is less than 28 days. ठीक है, मुझे जो भी टफ टर्म लगता है कि आप इसको भूल सकते हो, मैं इसको भूल सकता हूँ, आई यूज टू राइट डाउन विद द पेन. क्लियर. Women who receive the midwife-led continuity of care provided by professional midwives educated, regulated to international standard are 16% likely to lose their baby and 24% likely to experience preterm birth. ठीक है, तो जो भी महिलाएं हैं, दोज वुमेन हु आर वेरी फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली जो महिलाएं साउंड होती हैं, दे गेट दी मिडवाइफ लेड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अगर उनको बहुत ही अच्छे केयर मिलती है ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, उस टर्म को बोला जाता है मिडवाइफ लेड कम्युनिटी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर. उसमें जो प्रोफेशनल मिडवाइफ्स होती हैं, एडुकेटेड होती हैं, रेगुलेटेड होती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से, उस कंडीशन में ये एक्सपीरियंस किया गया है कि उस समय 16% लेस चांसेस होता है कि वो महिलाएं अपने बच्चे को लूज कर सकें, और 24% लेस चांसेस होता है जिसमें वो प्री टर्म बर्थ हो, दैट मीन्स लेस देन 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. सो आपके पास अगर प्रॉपर केयर है, लैक ऑफ क्वालिटी केयर नहीं, क्वालिटी केयर अगर बच्चे को मिल रहा है, बच्चे की माँ को मिल रहा है, डैट मीन्स कि जो भी नियोनेटल डेथ है उसको क्योर करने में ये हेल्पफुल होगा, उसको ख़त्म करने में, ख़त्म तो नहीं बोल सकते हैं, उसको कम करने में इट वुड बी हेल्पफुल. नियोनेटल डेथ हो गया, प्री टर्म बर्थ हो गया, इंट्रापार्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो गया. सो क्वालिटी केयर इज द अटमोस्ट नेसेसरी. Okay. The WHO has advised families that prompt medical care should be sought in case of danger signs, including the feeding problems, or if the newborn has reduced activities, difficult breathing, fever, fits, convulsions, jaundice in the first 24 hours, yellow palms, soles and any age, or if the baby feels cold. ठीक है, तो इन सारे कंडीशन में WHO ने ऐसा बोला है दैट द फैमिली शुड प्रॉम्प्ट मेडिकल केयर. क्लियर. फैमिलीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द बेबीज एंड ब्रिंग द बेबी फॉर टाइमली वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल नेशनल शेड्यूल्स, बिकॉज वैक्सीनेशन इज द अटमोस्ट नेसेसरी फॉर अ न्यू बॉर्न बेबी. वैक्सीनेशन ही एक ऐसा है जिससे कि जो भी पोलियो होते हैं, एड्स होते हैं, और भी इस तरह की जो डिजीजेज होती है, उनको क्योर करने में वैक्सीनेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. उसके बिना पोलियो क्योर नहीं हो सकता है, और भी इस तरह के डिजीज क्योर नहीं हो सकते, तो उसका टाइमली वैक्सीनेशन इज वेरी नेसेसरी. सम न्यूबॉर्न रिक्वायर्स एडिशनल अटेंशन एंड केयर ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन एंड एट होम टू मिनिमाइज देयर हेल्थ रिस्क. सो दिस इज इट अबाउट द नियोनेटल बेबीज का कंडीशंस इन इंडिया. इसके बाद आपका स्मार्ट सिटी मिशन है और उनका रैंकिंग है, बट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू आर देयर टिल देन, I would like to say thank you for all of you for being patient in this video. See you again in the next video. Thank you. Goodbye.